हेलो फ्रेंड्स। आईपीसी सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर दिया था जिसमें अपन ने आईपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चर्चा की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें मैं अपराध की डेफिनेशन तो बता गया, लेकिन अपराध की जो अवस्थाएं हैं, यानी व्हाट आर कंडीशन विच व्हाट आर एसेंशियल कंडीशन फॉर कमिटिंग ए ऑफेंस और व्हेन ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक अपराध कब बनता है, ये बातें बताना भूल गया था। तो उतने बताई थी, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बता पाया था। आज मैं उसको क्लियर करता हूँ। अपराध के डेफिनेशन यहाँ पर हमने देखी थी कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ इज़ एन ऑफेंस। अब अपराध कैसे बनता है? अपराध बनने के अपराध शास्त्र में 4 कंडीशन बताई, क्रिमिनोलॉजी में 4 कंडीशन बताई हैं। एक, जब कोई आदमी अपराध करना चाहता है तो वो अपराधी को 4 अवस्थाएं से गुजरना पड़ता है। एटलीस्ट 3 तो करनी ही पड़ती हैं। पहली है इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है अटेम्प्ट और चौथा कहलाता है कमीशन। इंटेंशन मतलब आशय बनाना या मन बनाना। अब ये सोचता है कि उसे बी को मारना है, तो ये कहा जाएगा कि ए ने बी को मारने का इंटेंशन बना लिया है। अब दूसरा स्टेज होता है इसमें प्रिपरेशन। अब ए ये सोचता है कि मैं बी का कत्ल करूंगा गोली मारकर रिवॉल्वर से, वो एक रिवॉल्वर भी अरेंज कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक ए बी को मारने की 2 कंडीशंस पूरी कर चुका है, जिसमें एक इंटेंशन और दूसरा प्रिपरेशन। लेकिन इंटेंशन और प्रिपरेशन अपने आप में कोई अपराध गठित नहीं करती हैं, क्योंकि ये सारी इंटेंशन और प्रिपरेशन एक्यूज तक ही सीमित रहती है। जब तक अटेम्प्ट या उसको अटेम्प्ट को करके पूरा करके अपराध का कमीशन नहीं कर देता है, तब तक अपराध पूरा नहीं होता। अब ए ने बी को मारने के लिए रिवॉल्वर का अरेंज भी कर लिया। अब वो तैयारी कर रहा है कि मैं इसको कहाँ मारूं। अब मारने के लिए सोचता वो जानकारी निकालता है कि ये सुबह रोज़ 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉकिंग पे जाता है। अब मैं उसको सुबह सड़क पे गोली मार दूंगा जब ये मॉर्निंग वॉकिंग कर रहा होगा। इसके लिए उसने रिवॉल्वर भी कर लिया। अब मन बनाकर सुबह 5 बजे के बाद सड़क पर ए और बी दोनों आमने सामने हैं। ये अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ए ने कोई अपराध किया है, क्योंकि ए का इंटेंशन और प्रिपरेशन उस तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही वो रिवॉल्वर निकाल कर बी की तरफ तानता है और बी के मन में इस बात की युक्त शंका अर्थात रीजनेबल अप्रीहेंशन आ जाता है कि ए उस पर अटैक करने वाला है, तो ये अटेम्प्ट भी अपने आप में अपराध है। क्योंकि ए जब बी के सामने जब रिवॉल्वर तानेगा या कोई भी व्यक्ति किसी के सामने रिवॉल्वर तानता है, तो उसके मन में शंका आ जाती है कि ये मुझ पर हमला करने वाला है। तो इस तरह का प्रयास उजागर होना ही अपराध है, और अटेम्प्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो ये कहा जाएगा कि उसने वो अपराध कर लिया है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। एक्सेप्शनल स्वरूप मामलों में आप देखेंगे 2 व्यक्ति अचानक झगड़ा हो जाता है, हीट ऑफ पैशन में कर लेते हैं, सडन फाइट्स में अपराध हो जाते हैं, ये अपवाद स्वरूप मामले हैं। लेकिन जब कोई मुकम्मल अपराध करता है योजना बनाकर, तब इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अंग्रेज़ जब भारत आए और उन्होंने अपनी यहाँ पर सत्ता कायम की, और उन्होंने ये पाया कि भारतीय समाज में कोई कोडिफाइड लॉ या संहिताबद्ध विधि नहीं है, और भारतीय समाज के लिए उन्होंने एक भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। यह पूरी एक कोडिफाइड सिस्टम है, कोडिफाइड लॉ है, जिसमें कि 1 से लगाकर 511 तक सेक्शंस हैं। आज हम इसके सेक्शन 1 से लगाकर 5 तक के सेक्शन की चर्चा करेंगे, जो कि इसके चैप्टर 1 अध्याय 1 में आता है। सेक्शन 1 से 5 तक, सेक्शन 1 से 5 तक जो भी आप देखेंगे, ये आईपीसी के क्षेत्राधिकारता या टेरिटरी के बारे में बताता है कि कहाँ किस क्षेत्र सीमा तक कहाँ तक आईपीसी का क्षेत्राधिकार होगा या आईपीसी लागू होगी। तो किसी भी राज्य का कानून उस सीमा तक लागू होता है जहाँ तक कि उसका विस्तार है, जहाँ तक कि उसकी सीमाएं हैं। जहाँ पर उसकी सीमाएं खत्म होती हैं वहाँ पर उसका कानून लागू नहीं होता है, और लागू होता है तो उसके क्या व्यवस्था होगी, ये भी आप आईपीसी के सेक्शन 3 और 4 में आगे देखेंगे। सेक्शन 1 आईपीसी का बोलता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द कोड ऑपरेशन। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड मतलब इस संहिता का विस्तार कहाँ तक होगा भारत में, ये बताता है। तो ये सेक्शन कहता है दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड इंडियन पिनल कोड एंड शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि क्या वजह। आज तो आईपीसी आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है, लेकिन जब ये आईपीसी भारत सरकार ने लागू की और अंग्रेज़ों ने लागू की, तब की क्या स्थिति थी। अंग्रेज़ों ने जब आईपीसी लाए और 1962 में जब आईपीसी लागू की, तब ना तो बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था।
क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान 1947 के बाद बने हैं। यद्यपि बांग्लादेश तो 1971 में पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद भारत ने आज़ाद कराया था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था वो है। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब आज़ादी के समय ये स्थिति थी कि कुछ हिस्सा भारत का पाकिस्तान को दिया गया, या कुछ रियासतें जो भारत में मिलना चाहती थी वो भारत में रहीं, और जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी वो पाकिस्तान में मिली। जम्मू कश्मीर भी एक इंडिपेंडेंट राज्य था। यहाँ कई रियासत के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने 1947 में ये घोषणा की कि मेरा राज्य ना तो भारत में जाएगा ना पाकिस्तान में जाएगा, मेरा राज्य अपने आप में स्वतंत्र रहेगा। इसलिए 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, तब जम्मू कश्मीर पर आईपीसी लागू नहीं हो सकी। उसके कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने के लिए चढ़ाई की, आक्रमण किया, और उससे परेशान होकर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तब भारत सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ना तो आप हमारे राज्य में हैं, ना आप हमारे राज्य का विलय हैं, ना ही हमारे राज्य का हिस्सा है, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तब शेख अब्दुल्ला की मौजूदगी में हरि सिंह ने भारत के ऊपर भारत के साथ विलय संधि पर, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, उसमें साइन किए, और जब से जम्मू कश्मीर भारत में अस्थायी रूप से विलय हुआ। उस समय आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा ने के जो भी शर्तें तय की गई थी, उसमें 3 बातें भारत सरकार के पास रहीं, मतलब भारत के केंद्र सरकार के पास रहीं। एक था विदेशी मामले, दूसरा संचार, और तीसरा रक्षा, मतलब डिफेंस, कम्युनिकेशंस और फॉरेन अफेयर्स, ये भारत सरकार के पास थे। और 1947 में यह तय हुआ था कि कश्मीर एक अलग से राज्य होगा। हालांकि उस पर भारत की संप्रभुता, सोवरेन पावर रहेगा, लेकिन भारत का संविधान लागू नहीं होगा। वह अपना संविधान बना सकते हैं, और वहाँ पर जो भी कानून है वो भारत का संविधान भी लागू नहीं होता था। लागू होने के लिए वहाँ की राज्य सरकार की परमिशन के बिना लागू नहीं होता था। ये स्थिति थी। उस समय ये स्थिति बनी कि जब तक आर्टिकल 70 ख़त्म नहीं किया गया, और तब तक वहाँ पर यही आईपीसी चलती थी, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम दिया गया रणबीर पेनल एक्ट, इंडियन पेनल कोड नाम नहीं दिया गया। आज आप देखेंगे बांग्लादेश 1971 में बना, पाकिस्तान बना, वहाँ पर भी लगभग यही आईपीसी चलती है। जम्मू कश्मीर में भी नाम चेंज कर दिया, और लगभग एक आध दो सेक्शन शायद उधर हों, अदरवाइज़ यही पूरी की पूरी आईपीसी चलती है। इसीलिए उन आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के पहले और ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले आज भी भारतीय सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में दिए जाते हैं, और वो रिलेवेंट होते हैं तो कोर्टें उनको मानती भी हैं। इसलिए ये यहाँ पर ये सेक्शन 1 में अपन ने पढ़ा कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड में कहाँ कहाँ आईपीसी लागू होती थी और अब कहाँ कहाँ लागू होती है, अपन ने इस बात को देखा। सेक्शन 2 ये कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब भारत में किए गए अपराधों के प्रति क्या व्यवस्था होगी, ये आईपीसी का सेक्शन 2 कहता है। इसमें यह बताया गया है कि एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। यानी सेक्शन 2 ये बताता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो कोई व्यक्ति करता है जो कि आईपीसी में बताए गए प्रोविजंस या उपबंधों के विपरीत है, ऐसा कोई भी एक्ट या ओमिशन जो आईपीसी के प्रावधानों के विपरीत है, उसके बारे में उस व्यक्ति पर का विचारण आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, और उसे आईपीसी के अंतर्गत परिभाषित अपराध के बारे में दोषी माना जाएगा। क्योंकि आईपीसी में साफ लिखा है पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ देयर ऑफ। यानी आईपीसी में जो भी प्रावधान बताए गए हैं, उन जिन अपराधों को परिभाषित किया गया है, कोई व्यक्ति यदि उनका उल्लंघन करता है तो आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार ही दोषी माना ठहराया जाएगा, अन्यथा और कोई विधि उस पर लागू नहीं होगी। अब सेक्शन 3 आईपीसी का यह कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 भारत के बाहर किए गए अपराध के बारे में व्याख्या करता है, लेकिन इस सेक्शन को समझने के लिए आपको धारा 2 और 4 दोनों को आईपीसी के पढ़ना होगा, क्योंकि ये सेक्शन कहता है एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कोई अपराध करता है
जिसका कि विचारण भारतीय विधि के अनुसार चलना चाहिए, और ऐसा अपराध जो कि संहिता के अकॉर्डिंग बनाए गए, आईपीसी में बनाए गए प्रोविजन के अनुरूप हो, उसके बारे में है, लेकिन उसे बियॉन्ड द इंडिया किया जाता है। द सच द कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ ही सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। यानी कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है जिसका कि आईपीसी में परिभाषा दी गई है और जिसके बारे में आईपीसी के प्रावधानों के मुताबिक उसको मानते हुए विचारण किया जा सकता है, और उस बारे में आईपीसी के प्रावधान हैं, लेकिन वो भारतीय क्षेत्र के बाहर किया गया है। यह यदि वह अपराध यदि भारतीय क्षेत्र के बाहर किया गया है और भारत में किया जाता तो इस संहिता में उल्लिखित अपराध के अंतर्गत आता, अर्थात बाहर किए गए अपराध के बारे में भारतीय विधि लागू होगी। ये इसके बारे में ये थोड़ा सा आपको हिंट देती है। इसके बारे में आगे विस्तार के लिए आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 भी आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंशन के बारे में व्याख्या करता है, मतलब राज्य के बाहर के क्षेत्राधिकार में आईपीसी लागू होगी, इस बारे में व्याख्या करता है। सेक्शन 3 में आपने पढ़ा था कि कोई भी अपराध जो भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय है उसका ट्रायल और आईपीसी के प्रोविज़न के कॉन्ट्ररी है तो वो वहाँ पर आईपीसी लागू होगी, लेकिन किस तरीके से लागू हो ये नहीं था। इसमें साफ किया है कि एक्सटेंशन ऑफ द कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, राज्य के क्षेत्राधिकारिता के बाहर होने वाले अपराध के प्रोविजन इस पर किस तरीके से लागू होंगे इसके बारे में है। इसका प्रोविजन ये कहता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत से परे और भारत के बाहर भारत का कोई भी नागरिक कोई अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी, ये कहना चाहता है सेक्शन 4। ये 3 की कमी को पूरा करते हुए करता है कि वहाँ पर भी आईपीसी लागू होगी। कोई भी भारत का नागरिक, मान लीजिए अमेरिका गया या चीन गया, उसने वहाँ पर हत्या कर दी, यहाँ पर कोई चोरी लूट, जो ऐसा कोई भी अपराध किया जो कि आईपीसी में परिभाषित है, तो उसका विचारण आईपीसी के प्रावधानों के अनुरूप होगा और उसका विचारण भारत में भी चलाया जा सकता है। जबकि अपराध भारत में नहीं हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, वहाँ पर भी आईपीसी लागू होगी, ये सेक्शन कहना चाहता है। दूसरा बताया इसने, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हेन एवर इट में बी, यदि कोई व्यक्ति या कोई शिप या जहाज जो भारत में रजिस्टर्ड है और भारत के बाहर उस पर कोई अपराध किया जाता है, मान लीजिए कोई फ्लाइट भारत के एयर इंडिया या भारत में रजिस्टर्ड है, या कोई पानी का जहाज कोई शिप भारत में रजिस्टर्ड है, वो भारत से दूसरे देश को जा रहा है और दूसरे देश की टेरिटोरी में या क्षेत्र सीमा में घुसने के बाद उस पर कोई अपराध होता है या उसके द्वारा उसके किसी शिप पे किसी नागरिक के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो वहाँ पर भी आईपीसी लागू होगी, क्योंकि वह शिप या एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है या उस पर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है या शिप पर अपराध करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, या कोई नागरिक आपस में जाने झगड़ा कर लिया और एक ने दूसरे को मार दिया, तो ये आईपीसी लगेगी और उसका विचारण भी भारत में चल सकता है। सेक्शन 3 इसका क्लास 3 ये कहता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेस लोकेटिंग इन इंडिया, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर भारत से परे या भारत के बाहर भारत में इंस्टॉल्ड है, भारत में लगे किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स पर ऐसा अटैक करता है, उसको नष्ट करता है, उसको हैक करता है, उसका डाटा चुराता है, तो वह भले ही वो भारत में कंप्यूटर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, उसका लोकेटिंग प्लेस भारत होना चाहिए, लेकिन वो भारत से बाहर कर रहा है कंप्यूटर का डाटा चुराने के लिए या कंप्यूटर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, तो चूंकि कंप्यूटर भारत में इंस्टॉल्ड है, अपराध भारत में माना जाएगा, हालांकि अपराध करने वाला भारतीय क्षेत्र सीमा से बाहर है, ये इसका कहना है। इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इस सेक्शन में अपराध की परिभाषा ये दी गई है कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से किए गए अपराध, मतलब एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया, वो उस नेचर के होना चाहिए, यदि वे भारत में किए जाते तो आईपीसी के अंतर्गत अपराध माने जाते, ये उसका कहना है, ये इस ऑफेंस का मतलब। दूसरा है कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होगी? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड के
अर्थात टा के अंतर्गत जो डेफिनेशन कंप्यूटर रिसोर्स की दी गई है वो मानी जाएगी। यहाँ पर ये देखिए कंप्यूटर आईटी एक्ट भी लागू होगा और आईपीसी भी लागू उस पर होगी। ये आप इसको समझें। ये सेक्शन 4 आपका ये कहता है। अब सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि कुछ बातों पर, कुछ एक्ट पर आईपीसी लागू नहीं होगी। उसकी अपन आगे व्याख्या करेंगे। आईपीसी का सेक्शन 5 ये कहता है सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड, बाय दिस एक्ट, यानी इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष अधिनियम प्रभावित नहीं होंगे। मतलब कुछ ऐसे विषय या कुछ ऐसे अपराधों के बारे में सरकार ने कोई स्पेशल या लोकल लॉ बनाया है जो धारा 5 की बॉडी में पे अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं, उन पर आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि इन अपराधों के बारे में आईपीसी की धारा में भी अपराध के रूप में दंड दिए जाने का प्रावधान है। ये आप इस सेक्शन में ये बताया गया है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब भारत सरकार की सेवा में होते हुए सेना के, आर्मी के, नौसेना के या एयरफोर्स के अधिकारी, सैनिक या नाविक जो भी भारत सरकार के विरुद्ध बगावत या विद्रोह करते हैं या उन भारत सरकार की नौकरी को अभित्यजन करते हैं, भारत सरकार के अस्तित्व को नकारते हैं या उसका त्याग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी अधिनियम में उनको दंडित किए जाने का प्रावधान है तो आईपीसी के प्रोविज़न उस पर लागू नहीं होंगे। ऐसे कोई भी अधिनियम जो भारत सरकार की सेवा में रहते हुए आर्मी ऑफिसर, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे आर्मी के हों, सैनिक हों या अधिकारी हों, फिर ये भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं या किसी प्रकार का अभित्यजन करते हैं और इनको दंड, इस तरह के अपराध को करने को दंड देने के लिए यदि कोई अलग से विधि है, चाहे फिर ऐसी विधि विशेष रूप से बनाई गई हो या विशेष रूप में बनाई, स्पेशल लॉ के रूप में बनाई गई हो या स्थानीय लॉ के रूप में बनाई गई हो, उनको दंड किए जाने के प्रावधान उस जो विधि में है उन पर प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात यदि कोई अपराध जो आईपीसी में भी परिभाषित है और म्यूटिनी और डिसर्शन के बारे में भी अपराध जो करते हैं उनको दंड देने की व्यवस्था करता है, तो उस अपराध के सेक्शन को प्रभावित नहीं करेगी। उस अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई करके उस पर विचार किया जा सकता है, उनको दंडित किया जा सकता है, उनका ट्रायल चल सकता है। ये बातें आपने सेक्शन 1 से 5 तक में पढ़ी। सेक्शन 1 से 5 तक ये आईपीसी का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें यह बताया गया है कि आईपीसी की क्षेत्राधिकारता कहाँ तक है, आईपीसी कहाँ तक लागू होगी, टेरिटोरियल एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंशन और सर्टन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, ये आपने सेक्शन 1 और 5 के बीच में पढ़ी। कल से सेक्शन 6 पढ़ेंगे जो कि दूसरे चैप्टर में आता है। आज के लिए इतना ही। जब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप, और ये आज के लिए इतना ही।